नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता इतिहास, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय और इसके अध्याय 7 आधुनिकीकरण के रास्ते। और आज हमारे इस अध्ययन में चर्चा के बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। पश्चिमीकरण और परंपरा, यानी जापान के संदर्भ में पश्चिमीकरण और उनकी परंपराएं ये किस तरह से मेल करके जापान के विकास में भागीदार रही। जापान में रोजमर्रा जिंदगी, यानी जापान के आधुनिकीकरण होने के बाद उनकी परंपरागत जीवन शैली में किस तरह से बदलाव आया वो बताया जाएगा। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी, जापान का तीव्र विकास हुआ, सैन्यवाद बढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध में उसने भाग लिया, किंतु हिरोशिमा नागासाकी में अणुबम के हमले के बाद जापान की पराजय हुई, बड़ा विध्वंस हुआ। किंतु कुछ ही वर्षों में जापान फिर से एक आर्थिक शक्ति के रूप में फिर उठ खड़ा हुआ। इसमें हम चीन का भी संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करेंगे। पश्चिमीकरण और परंपरा, जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों को अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार जो है वो अलग अलग थे। कुछ के लिए ये था कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की वर्तमान समय में ऊंचाइयों पर खड़े हैं और उस ऊंचाई तक जापान पहुंचने की बड़ी आकांक्षा रखता था। एक बड़े विचारक हुए फुकुजावा युकिची, वो मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो ये किन्होंने कहा था? फुकुजावा युकिची। ये फुकुजावा युकिची 1835 से 1901 इनका जीवन काल रहा। तो इनका जन्म एक गरीब समुराई परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुआ। उन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी उन्होंने पढ़ी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में एक अनुवादक के रूप में गए। इससे उनको पश्चिम पर किताब लिखने के लिए काफी कुछ सामग्री मिली। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में उन्होंने किताबें लिखी। ये किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। उन्होंने एक शिक्षा संस्थान भी स्थापित किया जो आज केयो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मेरोकुशा एक संस्था है, उसके प्रमुख सदस्यों में से थे और ये वही संस्था है जो पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। अपनी एक किताब यानी ज्ञान के लिए प्रोत्साहन, जापान में कहते हैं उसको गाकुनोन नो सुसुमे, यानी उसमें उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के जो सांस्कृतिक सार तत्व को भी बढ़ावा दिया, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सके। उनका सिद्धांत था कि स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, नहीं इंसान को इंसान के नीचे। ये उनके विचार थे जिससे जापान बड़ा प्रभावित था।
अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। एक दर्शन शास्त्री थे मियाके सेत्सुरे। इनका जीवन काल 1860 से 1945 तक रहा। उन्होंने एक तर्क पेश किया अपना कि विश्व सभ्यता के हित में हर एक राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना और अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी जो उदारवाद थे उसकी तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। सेना को बढ़ावा देने के बजाय वो लोकतंत्र के विकास पर ध्यान दे। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाली जनवादी अधिकारों के आंदोलनों के जो नेता थे एक उएकी एमोरी। इनका जीवन काल 1857 से 1892 रहा। वो फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के बड़े प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके, ऐसी व्यवस्था के पक्षधर थे। उनका मानना था कि व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज है आजादी। जबकि कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी बड़ी सिफारिश की थी और इसी दबाव में सरकार ने जो संविधान की घोषणा थी उसको करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। जापान की रोजमर्रा जिंदगी। तो जापान इस प्रकार से एक आधुनिक समाज के रूप में बदल रहा था। तो एक आधुनिक समाज में रूपांतरण जो रोजाना की जो जिंदगी थी उसमें आए बदलावों के रूप में भी हम देख सकते हैं। जो उनके पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती आई थी, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण के कारण अन्य कारणों से लोग समृद्ध होते गए तो परिवारों के बारे में उनके जो नए विचार थे वो फैलने लगे। अब नया घर, नया घर यानी जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं, अब उसका संबंध मूल परिवारों से था जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। ये ऐसा परिवार था। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने एक नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान जो है वो मुहैया कराई। ये एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उस समय जो कि एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होता था, बैंक का कर्मचारी, उसकी तनख्वाह मात्र 40 येन थी। वो जो है इतना नहीं कमा सकता था क्योंकि उसको बहुत कम उसमें मिल जाता था घर। इस प्रकार से रोजमर्रा की जिंदगी में नई बातें सामने आ रही थी। जैसे कुछ चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये चावल पकाने वाला कुकर, ये अमेरिकी भुनक है, यानी जो मांस और मछली भूनने वाला है, ये भी इलेक्ट्रिक तरीके से चलता है। ब्रेड सेंकने वाला टोस्टर, तो आज भी हमारे घरेलू जीवन में ये मशीनें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे जापान प्रगति की ओर बढ़ा तो ये उपभोक्ता की घरेलू आवश्यकताओं की ये सामग्री बनती गई। इसी तरह से कार क्लब है, तो मोगा उसमें लिखा है, औरतों का जो कार क्लब है मोगा, यानी आधुनिक लड़की के लिए एक शॉर्ट नाम था।
यह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनित यानी कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का सूचक है। नए मध्यम वर्ग परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीकों का आनंद उठाया। शहरों में बिजली की ट्रामों के साथ जो परिवहन था वो बेहतर हुआ। 1878 से जनता के लिए बाग बनाए गए और बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर बनने लगी। टोक्यो में गिंजा गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। गिनबुरा शब्द गिंजा और बुरबुरा मिलाकर बनाया गया है। बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमना। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला। अभिनेत्री मात्सुई सुमाको, इप्सन, इनके नाटक एक गुड़िया का घर, ए डॉल्स हाउस में नोरा का बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्टार बन गई। 1899 में फिल्में वहां बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। यह दौर ओज से भरा हुआ था और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर सवाल भी उठाए जाने लगे। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार महिलाओं का यहाँ पर आधुनिकीकरण हुआ था। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 से 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। ये लड़ाइयां दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के एक स्टेशन पर्ल हार्बर था उस पर हमला कर दिया। इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। जो असहमति प्रकट करने वाले थे उन पर जुर्म ढाए गए, उनको जेल डाला गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इनमें महिलाओं के भी कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। एक संगीतकार हुए मोरोई साबुरो, उन्होंने सवाल उठाया कि संगीत को ऐन्द्रिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, वे एक ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को, जो पश्चिमी वाद्य हैं, उन पर बजाए या दोहराए जाने से कहीं और आगे ले जाया जा सके। इसी तरह से एक दर्शन शास्त्री हुए निशितानी केजी, इन्होंने आधुनिक शब्द को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। वो 3 धाराएं थी, पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यानी यह शब्द जापानी दर्शन शास्त्री हुए हैं रांके, उनसे लिया गया है। तो यानी उसने उसे एक उपनिवेश बनाने से बचा लिया और जापान का एक फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया का निर्माण का, उसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो कि विज्ञान और धर्म को एक साथ जोड़ सके। इस तरह से एक आधुनिक विश्व को बनाने की उनकी योजना थी। अब हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान की किस प्रकार से वापसी हुई। तो जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हारकर आखिर खत्म हो गई। तब ये तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है नाभिकीय बम गिराए गए, लेकिन
अन्य लोगों का ये मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ, वो वास्तव में पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे यानी 1945 से 47 के दौरान जापान का उस समय विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान वहां लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के अनुसार तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश, उसके अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल वर्जित होगा। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाइबात्सु यानी कि बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को फिर से पुनर्जीवित किया गया और युद्ध के बाद पहले चुनाव वहां कराए गए 1946 में, और इसमें बड़ी संख्या में पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। तो अपनी भयंकर हार के बावजूद जो जापानी अर्थव्यवस्था थी, जिस तेजी से उस अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हुआ, उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार ही कहा गया है। लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप उसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा जापान में रही है। विश्व युद्ध से पहले के काल की जो सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच वहां सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच आपस में एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। दोनों ये सब निकट आए और अमेरिका की मदद से, उसके समर्थन से और साथ ही साथ पड़ोसी कोरिया और जो वियतनाम में युद्ध के बाद जापानी अर्थव्यवस्था थी, उसको बड़ी मदद मिली। 1864 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक के रूप में सामने आने लगे। इसी तरह तेज गति वाली शिंकासेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी वहां जापान में 1964 में शुरू हो गया। इस पर रेलगाड़ी जो है 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। हालांकि अब वही रेलगाड़ी 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो ये भी जापानियों की जो है सक्षमता दर्शाती है कि वे नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद जो है बाजार में उतार सकते हैं। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का भी वहां विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे थे, उनको पूरी तरह से नजरअंदाज करने का विरोध किया गया। अर्गजी का जहर यानी जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मिनामाता में पारे के जहर से फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण की भी समस्याएं जापान में होने लगी। तीव्र औद्योगिक विकास के कारण ये सब होने लगा। तो जमीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचानने और साथ ही जो हताहत हुए लोग थे, प्रभावित लोग थे, उनके लिए मुआवजा देने की मांग हुई। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हुई। 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण
जो कानून थे वो अमल में लाए गए। आज एक विकसित देश के रूप में जापान अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। टोक्यो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये हालात थे। किस प्रकार से सड़कों पर सड़कें तो थी, कारें भी थी और लोग हाथ तांगा चला रहे थे, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसका और तीव्रता से विकास हुआ। बुलेट ट्रेन जो है वहां दौड़ने लगी। इन दो चित्रों से हम इसको देख सकते हैं। चीन का परिचय, तो चीन का जो आधुनिक इतिहास है वह संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति और विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में तीन समूहों के नजरिए झलकते हैं। वो समूह हैं कांग योवेल, जिनका जीवन काल 1858 से 1927, या लियांग किचाओ जैसे जो आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये पहले वाले थे। दूसरा था कि गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे सन यात सेन। उन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिमी देशों के जो विचार थे उनसे बड़े प्रभावित थे। और तीसरे थे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो युगों युगों की असमानता को खत्म करना और विदेशियों को अपने देश से खदेड़ देना चाहती थी। तो इन तीन दर्शनों के आधार पर उसमें बातें चल रही थी। आधुनिक चीन की जो शुरुआत है वो 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि क्या हुआ कि जेसुएट जो मिशनरी थे उन्होंने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को चीन में पहुंचाया। तो इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीजों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर के तेज गति पकड़ी। और जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने सैन्य बलों का चीन में इस्तेमाल किया, इसी के चलते चीन के साथ उनका पहला अफीम युद्ध हुआ। ये अफीम युद्ध 1839 से 1942 के बीच में हुआ। इस अफीम युद्ध ने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया और सुधार और बदलाव की मांगों को एक प्रकार से मजबूती दी। कांग युवेई और लियांग किचाओ, जो कि पहले क्विंग सुधारक थे, तो उन्होंने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए कुछ नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायकों का भी उन्होंने गठन किया। उन्होंने चीन को औपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत को महसूस किया। तो उपनिवेश बनाए गए देशों ने नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा वो तो सर्वाधिक चर्चित था। यहां तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। पोलान वू का मतलब था हमें पोलैंड करने दो। अब भारत का उदाहरण भी उनके सामने था। विचारक लियांग किचाओ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश ने नहीं बल्कि केवल एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, और वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ब्रिटेन की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ
क्रूर व्यवहार करने के लिए हिंदुस्तानियों की बड़ी आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी लोग देखते थे कि ब्रिटिशर्स चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता था। इन सबसे अधिक कईयों ने ये महसूस किया कि चीन को अपनी परंपरागत सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। जो वहाँ की कन्फ्यूशियसवाद था, तो चीन की जो प्रमुख विचारधारा रही है, तो कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों की शिक्षा से ये विकसित हुई। इसका दायरा बढ़ा और उस दायरे में अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का उसमें समावेश किया। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को बहुत प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को एक नया आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा। ये विद्यार्थियों का बड़ा योगदान इसमें है, ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आए। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए, बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में अग्रणी भूमिका निभाई। क्योंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, तो चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के जो यूरोपीय विचार थे, उनके जापानी अनुवाद लिए। ये एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध, यानी ये ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर चीनी इलाकों पर प्रभुत्व के लिए उन दोनों देशों के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात और सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने में काम करती थी। ये एक अफीम युद्ध का जहाज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटेन की सरकार अफीम बोती थी और उसके व्यापार के लिए वो चीन में जाती थी और चीन के युवाओं को अवैध व्यापार के जरिए उनको नशे के आदी बना देती थी। उससे उनका व्यापार फलता फूलता था, जिसका विरोध करने पर ब्रिटिश ने अपनी सेना के साथ चीन पर आक्रमण कर दिया था। तो अफीम युद्ध हुए, जिसमें चीन की हार हुई थी। तो एक यूरोपीय चित्रकार ने इस अफीम युद्ध में हुए जहाजों की बर्बादी दिखाई गई है। चीन की परीक्षा प्रणाली के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये परीक्षा प्रणाली किस तरह से होती थी कि अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश, यानी 1850 तक लगभग 11 लाख लोग जो है प्रवेश कर चुके थे, जो कि वहां पर थे। तो ज्यादातर ये इम्तिहान के जरिए ही होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में पाकू वेन, इसमें शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1 से 2% लोग ही 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे यानी सुंदर प्रतिभा जो है वो बन जाते थे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय, यानी ऐसी डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। और देश में केवल 27,000 ही राजकीय पद थे। इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं बच पाती थी। तो ये इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। क्योंकि यह क्लासिकल चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में उस समय कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती थी। इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया।
कुछ प्रश्न आपके मूल्यांकन के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। फुकुजावा युकिची कौन थे और उनके क्या विचार थे? तो मैंने आपको बताया कि प्रमुख विचारक थे और जिनका मानना था कि प्रगति करने के लिए जो जापान है, उसको अपना जो एशियाई स्वभाव है, उसको त्याग देना होगा। बहुत सारी बातों को अब सामना करना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के बाद जापान का विध्वंस होने पर भी तीव्र विकास कैसे संभव हुआ? तो जापान की जो पूर्व से ही जो नियति रही है, जो उसकी परंपरा रही है कि वो उसके नागरिकों में जो कठोर अनुशासन है, देशभक्ति है, उसके कारण से यह संभव हो पाया कि जापान फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने जितनी प्रगति उसकी पहले छूट गई थी, उससे भी कहीं नए प्रतिमानों को उसने स्थापित किया। अफीम युद्ध से क्या आशय है? तो अफीम युद्ध ये ब्रिटिश सरकार और चीन के बीच में ये 3 अफीम युद्ध लड़े गए थे। इन अफीम युद्धों का आशय है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत से अफीम उगा करके और वहाँ चीन में जो है अवैध रूप से, यानी बिना सरकार की इजाजत के, वो उसकी आंखों में धूल झोंक करके वहां पर अफीम का व्यापार करती थी। जब चीन की सरकार ने देखा कि उनके जो नौजवान भटक रहे हैं नशे के कारण, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये सब कार्य उसका विरोध किया। उनके जहाज अ, जला दिए, उनका सामान जला दिया, जिसके कारण से अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें चीन की हार हुई और फिर उसके कुछ बंदरगाह जो हैं वो ब्रिटिशर्स के उपनिवेश बन गए। तो इस अध्याय में हमने कुछ चर्चा आपसे की कि पश्चिमीकरण और परंपरा, यानी किस प्रकार से जापान के लिए दोनों बातें किस तरह से उसके उन्नति में रही कि उसने पश्चिमीकरण भी अपनाया और अपना जो मूल स्वभाव था, जो मूल्य थे, उनको भी बनाए रखा। जापान में जो रोजमर्रा जिंदगियां थी वो किस तरह से अ, बदली, किस तरह से नई चीजें उनके हिस्से में आ गई, परिवार की संकल्पना बदली। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी किस प्रकार से जापान ने की, और चीन का हमने आपको यहाँ पर कुछ परिचय दिया। कुछ प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हैं। बिजली के उन घरेलू उपकरणों की सूची बनाइए जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाया है। अब ऐसे लोग ऐसी चीजों की सूची बना सकते हैं। फ्रिज है, टीवी है, आपके ओवन है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण हमको समय की बचत होती है, परिश्रम की बचत होती है और हमको कम समय में अधिक लाभ प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जापान में किस प्रकार से उनके घरों की वजह से घर में सदस्य कम हैं, कमाने के लिए पति पत्नी दोनों को जाना पड़ता है, परिवार सीमित है, तो कम समय में उनको अधिक कार्य चाहिए तो और आनंद भी चाहिए, तो उसके लिए ये सब चीजें की गई। घरेलू महिला के कार्य सीखने के लाभ बताइए। ये आप खुद समझते हैं कि अगर घर में महिला है, अगर वो कार्य सीखती है तो उससे क्या लाभ हो सकते हैं कि उसको अपने बच्चों की लालन पालन के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं। और अगर वह घरेलू लेडी है, का वर्किंग लेडी नहीं है, तो उसको कई काम करने होते हैं जिसके लिए उसको कार की आवश्यकता होगी। तो अगर वो कार चलाना जानती है तो उसको बहुत मदद इसमें मिलेगी। नशे की अवैध कारोबार से एक देश पर क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो नशे के द्वारा किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए विदेशियों द्वारा, दुश्मनों द्वारा बहुत सारे कुचक्र इस माध्यम से किए जाते हैं। इससे युवकों को भ्रमित किया जाता है, उनको काम करने की उनकी शक्ति से उनको पृथक कर दिया जाता है और वो नैतिक रूप से उनका पतन हो जाता है, शारीरिक रूप से भी पतन हो जाता है, जो देश को एक बड़ी
हानि है, यानी कार्यशील शक्ति जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। तो आज के इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।